हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदीप गुरुजी। बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स का यह आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। तो बच्चों, जो ये चैप्टर है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि गाउस की प्रमेय क्या होती है। लेकिन गाउस की प्रमेय को देखने से पहले मुझे ये समझना होगा कि आखिर ये घन कोण क्या होता है, और इसके साथ साथ मुझे ये समझना होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो गाउस की प्रमेय को स्टार्ट करने से पहले ये दो टॉपिक कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक इसके पहले के वीडियोस को कवर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप लोग वहां से अपने पिछले वीडियोस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई घन कोण क्या होता है। सिंपल सी बात है बच्चों की, अगर कोई भी एक वृत्त की चाप है, फॉर एग्जाम्पल ये वृत्त का चाप है और इसका केंद्र यहां पर है, ठीक है। तो ये वृत्त की चाप जो इस केंद्र पर एक कोण बनाती है, यहां पे जो कोण बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं समतलीय कोण। क्योंकि ये वृत्त की चाप है और ये एक 2D आकृति होती है, ठीक है, 2 डायमेंशनल होती है। तो जो यहां पे कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, समतलीय कोण बोलते हैं। अब इसका मात्रक जो होता है, ये मात्रक होता है बच्चों क्या, रेडियन। ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ रखी है, ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए कि आपने जो 10th क्लास में एक स्फेयर पढ़ा था, इट मीन गोला पढ़ा था, और इस गोले का भी कहीं ना कहीं केंद्र होता था, तो इस केंद्र पर एक जरूर कहीं पर भी कोण बनता होगा। देखो, गोले में और जो आपका गोला होता है और जो वृत्त होता है, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि पेपर में तो आप वैसे ही बनाओगे, लेकिन गोले को आप हाथ में ले सकते हो। तो मतलब मैं बोल दूं कि ये आपका एक गोला है, ठीक है। तो गोले का जो केंद्र होता है, तो ये गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है ना, इसके ऊपर एक कोण बनाता है। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। पैरासूट आपने देखा, ठीक है, क्या होता है बच्चों, ऊपर एक गोल ऐसे होता है और बीच में एक सेंटर में उसके सारे वायर जो है या फिर जो डोरियां होती है वो बंधी होती है, ऐसे होता है। देखो, ऐसे होता है। फिर उसके बाद कहीं सेंटर होता है, इस तरीके से बंधा होता है। तो यहां पर एक कोण बन रहा है ना, बताओ, यहाँ पे कोण बन रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऐसे नहीं, ये पूरा होता, तो यहाँ पे कोण बनता, और वो कोण कहलाता बच्चों क्या, घन कोण। तो सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि भाई ये घन कोण क्या होता है। तो स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़िएगा एक बार। लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या है, समतलीय कोण या समतल कोण बोलते हैं, जिसका मतलब रेडियन होता है। जबकि जो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पे जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं घन कोण। तो क्योंकि ये 3D आकृति होती है ना, फिर उसके बाद जिसका मात्रक क्या होता है, जिसका मात्रक होता है बच्चों क्या, स्टेरेडियन। इसको लिखते किससे हैं, इसको ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये एक पूरा का पूरा गोला है और ये केंद्र पे जो कोण बना रहा है वो ओमेगा है। लेकिन अब इसको हम ऐसे तो नहीं बता सकते, तो ये गोले के अंदर का हमने कुछ छोटा सा पार्ट ले लिया है और मैंने माना है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो डी है, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन। तो आगे चल के मैं इसके बारे में भी डीप में आपको बताऊंगा। छोटा सा हमने एक पार्ट ले लिया है जिसका छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है, लघु क्षेत्रफल जिसे कहेंगे, डीए ले लिया है, और जो केंद्र पर कोण बना रहा है वो डी ओमेगा बना रहा है। केंद्र पे जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है, ठीक। तो अब हमने ये निकाला कि भाई इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इतना तो बच्चों मैंने निकाल लिया। अब इस डी ओमेगा की अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो आप ऐसे निकालो, ठीक है। डी ओमेगा बराबर ध्यान से सुनना बच्चों, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये फॉर्मूला आखिर कहां से आया, ठीक है। तो ये छोटा सा जो हिस्सा था, छोटा सा क्षेत्रफल है, वो कैसा कोण बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद मैं बोलूं कि संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण अगर ओमेगा हो, तब आप क्या करो, अगर बनाया गया कोण ओमेगा होगा तो ओमेगा बराबर जो आएगा फॉर्मूला वो होगा ए अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे मैंने किया क्या है, यहां पे मैंने आखिर क्या किया है बच्चों,
ये आगे चल के अभी धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे मैंने क्या किया है और ये कैसे आया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ तक हो गया। लेकिन आप जानते हो कि भाई जो गोला होता है, देखिए लिखा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया, लेकिन जो गोला होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², ये होता है। ठीक, तो गोले के लिए जो ओमेगा आएगा, मतलब जो घन कोण आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, वो आएगा 4πr² और बटे में क्या r²। मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन बहुत ज्यादा डीप पे फिर चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें मिल जाता है कि भाई ओमेगा बराबर क्या, 4π, ये यहां से हमें मिल जाता है। तो जहां पर भी हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी वहां पर क्या करेंगे, 4π रख देंगे, और ये आगे तक चलने वाला है। ठीक है, आगे तक चलने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो डी है, जो क्षेत्रफल वेक्टर, आपको छोटा सा जो, सॉरी क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता दूंगा। तो जो डीए होता है, ये जो मान लो कि भाई ये गोला है, ठीक, गोला है, केंद्र से गोले का केंद्र होगा, और ये जो आर इसकी रेडियस होगी, मान लीजिए कि ये बाहर की ओर है, क्योंकि भाई गोला होगा तो अब आप समझ लो ये बड़ा सा गोला है, ये बड़ा सा गोला, ये आगे उभरा हुआ है, तो ये इसकी रेडियस है। इसकी दिशा तो इस तरफ है, और ये जो डीए है इसकी दिशा कैसी है, उस तरफ है। मतलब कहने का है कि डीए की दिशा मान लो इस तरफ है, तो इसकी दिशा इस तरफ है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि यदि आर व डीए के बीच का कोण थीटा हो, तब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तब जो बच्चों आप लिखोगे कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। तो जब कोण भी दिया होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। ये उस केस में निकाला गया है कि जब डीए और आर एक ही दिशा में होंगे, तो उनके बीच का जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, और जब 0 डिग्री का बनेगा तब वो फॉर्मूला डी डब्ल्यू बराबर डीए और अपॉन r² होगा, क्योंकि 0 डिग्री के लिए ये cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो ये तो रहा भैया घन कोण। आप समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि भाई वैद्युत फ्लक्स क्या है। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो अब हम लोग समझते हैं कि भाई ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बच्चों, अगर मान लो कोई भी आपके पास एक वैद्युत क्षेत्र है, तो आपको पता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र को कुछ रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। मान लो कि ये आपके पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, मान लिया बच्चों कि ये आपके पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसमें जो इसकी काल्पनिक रेखाएं हैं, जो मान लीजिए कि इस तरीके से, ठीक, ऐसे। अब आपको पता है कि ये काल्पनिक रेखा कैसे दिखाई जाएगी, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, तो ये आप मेरा मोबाइल फोन देखो, ये मोबाइल फोन, ठीक। अब ये हमने माना कि भाई ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, और यहां से क्या कर रहा है, ये रेखाएं ना बाहर की ओर निकल रही, देखो ये। तो ये जो पूरा वैद्युत क्षेत्र है, ये जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, और ये क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इनकी डायरेक्शन ना इस तरफ से। अब ये बात तो आपको अच्छे से पता हो गई है कि भाई अगर ये क्षेत्र है और उसके बाद ये क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर ऐसे बाहर निकल रही हैं, तो इनके बीच में एक जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब ई और ए के बीच में जो कोण बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक, ये बात तो क्लियर होगी। अब उसके बाद ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो पहले हेडिंग डालोगे वैद्युत फ्लक्स, और उसमें लिखना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपने कहां पढ़ रखी है, 10th क्लास में, कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं एक ही बात है। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पे वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिखना है, क्या लिखना है, कि किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जबकि जहां पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां पे वैद्युत क्षेत्र
दुर्बल होता है। तो इतना आपने लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अब बहुत ध्यान से सुनना और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि किसी वैद्युत, किसी क्षेत्रफल से, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स सिर्फ एक छोटी सी चीज है कि किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे फाई बोलते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जब आप 10th में थे तो आपने फाई लिखा, चल गया काम, क्योंकि वहां पे आपने फाई जो लिखा था वहां पे आपने वैद्युत फ्लक्स नहीं पढ़ा था, वहां आपने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था। तो वहां पे एक ही फ्लक्स था। लेकिन यहाँ 12th में आपको चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ना है और वैद्युत फ्लक्स भी पढ़ना है। तो इस कारण बच्चों इस वैद्युत फ्लक्स को आप फाई और उसके बाद सफिक्स में ई लगाकर प्रदर्शित करेंगे। तो आगे उसी के आप लिख सकते हो कि इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, केवल परिमाण परिमाण होगा। अब इतना लिखने के बाद ये आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद, ये डायग्राम समझ गए ना क्या प्रदर्शित कर रहा है कि भाई ये अगर ये क्षेत्र ये तो ऐसी तरह बनाया है, मान लो मोबाइल है, और उसके बाद इससे रेखाएं ना इस तरीके से बाहर ऐसे निकल रही है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद मान लो कि इसमें एक छोटा सा मैंने एक क्षेत्र ले लिया है और जिसका मैंने नेम दे दिया है डी ए वेक्टर, ठीक है, सॉरी डी ए दे दिया बस, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इसमें जो बल रेखाएं हैं उनकी दिशा मैंने मान लिया कि भाई इस तरफ है, तो ये ई हो गई, ठीक, ये हमारी ई हो गई। और उसके बाद ये इसमें डीए की दिशा किस तरह है? भाई ये डीए मैंने इसमें ले लिया जो कि बिल्कुल फ्लैट है, 2D है, तो डीए की दिशा किधर भी हम मान सकते हैं। तो मान लिया मैंने कि भाई डीए की दिशा जो है वो इस तरफ है। इसके बीच में कोण जो बन रहा है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? थीटा या फिर डी थीटा, ठीक। ये आप समझ गए थे बात। तो हम लोग लिखेंगे कि ये एक अदिश राशि है और इसको लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि अतः वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अब देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? ई, ठीक है, जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, और उसके बाद डॉट डी ए, जो ये मैंने मान लिया है इतना डी ए, ठीक, ये छोटा सा वेक्टर, और ये किसकी दिशा है? ये हमारी किसकी दिशा है? डीए की दिशा है, ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई। इसके ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, ये भी वेक्टर हो गया। इसका संपूर्ण समाकलन कर दिया और इसको ए से के रिस्पेक्ट में मैंने इसको बोलते हैं बच्चों पृष्ठ पृष्ठीय समाकलन, जिसके बारे में धीरे धीरे चल के मैं आगे बताऊंगा। अब उसके बाद ये जब समाकलन का चिन्ह हटता है तो ये डीए जैसे एक फॉर्मूला होता है कि ये समाकलन ऑफ डीएक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला, ठीक। अब उसके बाद ये आपने पढ़ लिया इतना, इसी के बिहाफ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा ई, और उसके बाद ये यहां से हो जाएगा क्या? ए, तो ये आपका यहां से आएगा ई ए। तो फाइव इक्वल टू कितना आया? ई ए आया। ये तब आएगा जब थीटा को कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं लिख दूं कि यदि यदि ई व डीए के बीच थीटा कोण हो तब यही फॉर्मूला फाइव ई बराबर ई ए कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये आपका क्या है? मेन फॉर्मूला है। अब बच्चों इसमें कुछ केस है, उन केसेस को समझना है। तो इतना आपने लिख लिया है, ये मेन फॉर्मूला हो चुका है। अब इसके हम कुछ केस देखेंगे। केस मतलब कुछ स्थितियां हैं जो जिनके बारे में हम लोग अच्छे से क्लियर समझेंगे, ठीक। चलो, तो केस नंबर 1, यदि समतल पृष्ठ, यदि समतल पृष्ठ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र
ई के अभिलंबवत कैसा हो, ई के अभिलंबवत। तो ये जो समतल पृष्ठ है ये वैद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, अभिलंबवत हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि मान लो कि भाई ये बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही ऐसे, मैंने बोला कि यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो जाए, अभिलंबवत हो जाए। तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो गया ऐसे, समतल पृष्ठ ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो अब बताना कि ये डीए की दिशा किस तरफ है। भाई कह रहा है कि ये इसके अभिलंबवत हो, तो ये जो आपको वैद्युत बल रेखाएं दिख रही हैं कि इस तरीके से जा रही हैं, और कह रहे हैं समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो, अभिलंबवत हो। अगर बच्चों ये अभिलंबवत हो गया तो इसके जो ई और ए के बीच में जो दिशा ई और ए है, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या लगता है कि 90 डिग्री बनेगा? नहीं, वो 0 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, और उसके बाद ये पृष्ठ हो गया, इससे जो रेखाएं हैं इस तरीके से निकल रही है, और इसकी जो ये जो पृष्ठ दिख रहा है इसकी दिशा भी क्या है, ऊपर की ओर। ठीक, तो इसका मतलब उस केस में जो अभिलंबवत हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत, तो वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से जा रहे हैं, समतल पृष्ठ क्या है, अभिलंबवत है, तो डीए की दिशा भी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तरफ ही होगी। इसका मतलब जिस तरफ ई की दिशा होगी उसी तरफ ए की भी दिशा हो जाएगी इस केस में। समझ में आई बात? तब जो थीटा होगा वो कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर ये 0 डिग्री थीटा हो जाएगा तो मेन फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ रखा है कि भाई फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और ये कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान ए होता है, और ये ई ए आएगा, तो यहां से ये हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर, ठीक है, दूसरा है यदि समतल पृष्ठ ई के समांतर, ठीक है, समांतर का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि भाई यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है। अब क्या करें, समांतर है, मतलब ये बल रेखाएं इधर इधर जा रही थी और ये समतल पृष्ठ भी ऐसे हो गया। अब सोचो ये ऐसे हो गया, बल रेखाएं कैसे जा रही है, ऐसे, ठीक, और उसके बाद ये समतल पृष्ठ अभी ऐसे था तो कोण 0 डिग्री का बन रहा था क्योंकि ये डीए वेक्टर था इस तरफ, अभी ऐसे हो गया है। अब ये ऐसे हो गया तो भाई ये डीए की दिशा है और ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। समझने का फेर है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो आपका आंसर आएगा फाई ई का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। तो ये एमसीक्यू आता है कभी कभी कि यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है तब फाई मैक्सिमम आएगा ये, और यहां से 0 आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे केस थे। अब इसके बाद हमें इनका मात्रक और हमें इनकी विमा को अच्छे से समझना है, ठीक है। हेडिंग होनी चाहिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बच्चों जल्दी से। आप लोग आज सोच रहे होंगे कि सर इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और 2 दिन से वीडियो भी नहीं आया था, तो कुछ तो वजह रही होगी। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व विमा, ठीक, मात्रक निकालेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। चलो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, फाई का मात्रक। तो हमने भी फॉर्मूला क्या पढ़ा, ई और ए, तो मतलब ई का मात्रक और गुणे ए का मात्रक, और cos थीटा को कोई मात्रक है नहीं। अब उसके बाद ई का मात्रक आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, और इसका मात्रक ए का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये यहां से हो जाए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। इसी को फाई का एक दूसरा भी मात्रक होता है, हाँ वो नहीं लिखना है,
बहुत सारे बच्चे समझते हैं, देखो कहां से आया कि कुछ बच्चे सोचते हैं फाई का मात्रक वेबर भी होता है। बच्चों ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो अक्सर अब देखो ये क्वेश्चन के पीछे मेरी कोचिंग में एक दिन क्या होगी, बहस होगी बच्चों के बीच में। ऑप्शंस में ये भी था और ये क्वेश्चन आया भी कई बार है, बहुत बार आया है। और ऑप्शन में मात्रक भी होता है और क्वेश्चन होता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, बच्चे तुरंत वेबर देखते हैं और टिक मार देते हैं। तो वेबर मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, इसलिए मुझे भी हंसी आई। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इसकी बीमा, फाई की बीमा, तो फाई को लिखते समय याद रखना। अच्छा न्यूटन क्या है, किसका मात्रक होता है, बल का। तो भाई ये MLT-2, MLT-2। फिर उसका मीटर मतलब L² भाई, लेंथ इंटू लेंथ। कूलाम, कूलाम मतलब Q बराबर IT। IT मतलब देखो Q बराबर IT, ठीक है, क्योंकि इसका मात्रक कूलाम तो इसका भी मात्रक फिर। तो I का मात्रक I का होता है एम्पियर, तो उसके लिए हम एक लिखेंगे और T के लिए समय मतलब T लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ML³ और T ऊपर एक और जाएगा, T-3 हो जाएगा और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका MLT और A-1। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो यहां से इसका आंसर आ जाता है। ये हमने इसकी बीमा निकाल ली है और मात्रक भी निकाल दिया। तो आई थिंक इतना समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों इस वीडियो में ये देखेंगे कि आखिर गाउस की प्रमेय क्या होती है। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझेंगे गाउस की प्रमेय। आप समझते हैं कि भाई आखिर ये गाउस की प्रमेय क्या होती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाउस, ठीक है, गॉस कह देते हैं कभी कभी। गाउस की जो प्रमेय है, थ्योरम है गॉस की। तो बच्चों गाउस की प्रमेय को बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गाउस, और उन्होंने किया क्या कि गाउस ने वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से, पृष्ठ पे जितना आवेश होगा, तो भाई क्योंकि वैद्युत फ्लक्स है तो किसी पृष्ठ से ही संबंधित होगा। तो वैद्युत फ्लक्स और जो पृष्ठ पर जो बद्ध आवेश होता है, जितना भी आवेश होता है, उसके बीच में एक संबंध बताया था। किसने बताया था, गाउस ने। तो आप लिख सकते हो कि गाउस ने वैद्युत फ्लक्स तथा किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध मतलब कोई बंद पृष्ठ है, फॉर एग्जाम्पल या आपका कोई एक बंद पृष्ठ है ऐसे, ठीक, और इस पर जो आवेश है वो कितना है, क्यू है। इस पर जो आवेश है वो कैसा है, क्यू है। तो इसके क्यू आवेश और इससे जितना फ्लक्स मतलब जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, उनके बीच में एक संबंध बताया था जिसे गाउस की प्रमेय कहते हैं। तो आप लिख लो, मैं बोल देता हूं। गाउस ने वैद्युत फ्लक्स तथा किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच में एक संबंध बताया जिसे गाउस की प्रमेय कहा जाता है। गाउस की प्रमेय के अनुसार, अब मैं लिख देता हूं, ठीक है। गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी किसी बंद किसी बंद या फिर बद्ध, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत आसान बताया था गाउस ने, सबसे आसान थ्योरम है। तो इन्होंने बताया कि भाई जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो जितना भी आवेश होता है उसको गुणा करना है 1/ε0 से। तो यहां से थ्योरम जो बन के आई वो आई फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यही थी गाउस की प्रमेय। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई गाउस की प्रमेय क्या थी। डर रहे थे आप लोग, गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय। तो बहुत सिंपल है कि गाउस की प्रमेय क्या है। अब लेकिन ये गाउस की प्रमेय ऐसे नहीं आती है पेपर में। स्टेटमेंट तो आ जाता है कभी कभी एक एक नंबर का, लेकिन जब ये थ्योरम आता है, ये क्वेश्चन आता है ना, तो पूरे 4-5 नंबर का आता है। तो अब सोचो कैसे आता होगा, क्या खास होगा इसमें। इसकी उपपत्ति आती है, क्या आती है, इसकी उपपत्ति आती है, मतलब ये कैसे आई है।
ठीक है, तो उसको बताना है बच्चों, उपपत्ति कैसे आती। तो सबसे पहले मान लो कि ये आपके पास एक कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये आपके पास है कोई बंद पृष्ठ जिसका आवेश कितना है, q है, ठीक है, जिसका आवेश क्या है, q, और इसके ऊपर एक समान आवेश है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस q बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो मान लिया कि भाई ये बंद पृष्ठ का कोई एक बिंदु है जिसका नाम है O, और इस पर कोई प्लस q आवेश स्थित है। मैं बोल रहा हूं फिर से, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। माना इस पृष्ठ पर बिंदु P, एक कोई पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, बिंदु P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल dA है। इसके ऊपर कोई एक बिंदु P है, और ये बिंदु P के, ये जो बिंदु P है इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल है। मैंने मान लिया कि ये लघु क्षेत्रफल है जो कि कितना है, dA। भाई इसका पूरा का क्षेत्रफल A है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, dA होगा, इसका क्षेत्रफल dA होगा, ठीक है। इसके बाद यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली है, r, ठीक है, ये बिंदु P है। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई, ठीक है, और ये dA है। अब उसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, हमने बोला कि बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र, हाँ आगे लिख सकते हो कि इस लघु क्षेत्रफल का, ये लघु क्षेत्रफल dA है। इसके बाद प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, ठीक है, जो OP के अनुदिश है, जो O और P के क्या है, अनुदिश है। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है, प्लस से माइनस की ओर, पता ही है। तो अब आपको लिखना क्या है, लिखना है प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताना बच्चों कितनी होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको मैंने बता रखा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक। अब इसके बाद लघु क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो फ्लक्स लिखना है तो कभी अकेला मत लिखना, वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये पूरा लिखना। लघु क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये वैद्युत फ्लक्स लघु क्षेत्रफल से गुजर रहा है, तो हम इसको लिख देंगे d phi e, ठीक। अब आपको मैंने फाई का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, फाई इक्वल टू E और इनटू A, लेकिन A लघु क्षेत्रफल से है तो फिर हमारा ये dA हो जाएगा, और हमने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। लेकिन अभी अभी मैंने देखा था कि अगर E जो E कहां है इसमें, मान लीजिए कि भाई O से लेकर ये पॉइंट यहाँ पे P है कोई, यहाँ पे O से P के अनुदिश है कौन, E, और जो DA की डायरेक्शन है वो कैसी है, इधर, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो कैसा है, थीटा है। तो यदि DA और E के बीच का कोण थीटा हो, यहां पे आपको लिखना है यदि DA व E के बीच का कोण थीटा हो, अगर इनके बीच का कोण थीटा हो तो आप लिख सकते हो कि E, फिर उसके बाद DA, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। लेकिन आप जानते हो कि E बराबर, ऑलरेडी आप फॉर्मूला जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 1 दिख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q बटे R स्क्वायर, और इनटू में DA cos थीटा, ठीक। अब इतना हो चुका है। अब ये क्या आ रहा है, d phi e आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे d phi e बराबर, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ रखेंगे और q को एक साथ रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q एक जगह, और r इसका नीचे उधर खिसका देते हैं, तो ये हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन क्या चीज, r स्क्वायर। लेकिन आपने अभी भी एक छोटा सा और फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई घन कोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, पहले ही बता दिया था। तो अब यहां से ये
कुछ भी कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं, डी ओमेगा पड़ा रहने दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद क्यू और डी ओमेगा, ये हो गया आपका क्या? डी फाई ई। ये तो हमने लघु क्षेत्रफल से जितना भी फ्लक्स गुजर रहा था वो मैंने निकाल लिया। देखो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है ज्यादा। तो मैं लिखूंगा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। देखो अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका Q और उसके बाद डी ओमेगा। अब समाकलन करना है, जिसके साथ D लगा हुआ है बस उसी का समाकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो सबको बाहर ले लेंगे हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, फिर उसके बाद ये बाहर आ जाएगा डी ओमेगा, और यहां से आ जाएगा आपका डी फाई ई, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा ध्यान से, डी ओमेगा का ओमेगा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q, और यहां से आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि अभी भी हमने एक फॉर्मूला बताया था dx = x, ठीक। तो उसी से आ गया, लेकिन हम लोग फिर जानते हैं कि ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ये प्रूफ करके मैंने ऑलरेडी भी रखा है। तो ओमेगा की जगह पे हम क्या रखेंगे? 4 पाई। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है Q, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये समाकलन होके कितना आएगा? डी हट जाएगा और ये आएगा फाई ई, ठीक। तो पूरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फाई ई बराबर Q/, एप्सिलॉन। ये यहां से आ गया आंसर। तो इतना आपको समझ में आया कि मैंने आखिर इसमें किया क्या, और गाउस की प्रमेय ये आ गई Q/एप्सिलॉन। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको जल्दी से बता देते हैं एक बार आखिर मैंने इसमें किया क्या। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया कि एक कोई पृष्ठ है जिसमें से क्या कर रहा है, कुछ क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, और इस पर एक छोटा सा बिंदु है जिसको हमने O लेट कर लिया है। O पे प्लस Q का आवेश है, और इस आवेश और इससे गुजरने वाला जितना भी क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसके बीच में जो संबंध होता है उसको किसने दिया था? गाउस की प्रमेय ने, गाउस ने दिया था। और अपनी प्रमेय में उन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस उस क्षेत्र के आवेश, उस क्षेत्र के आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया। एप्सिलॉन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये परावैद्युतांक है। फिर उसके बाद सॉरी, परावैद्युतांक नहीं, वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भाई ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। आप जाके मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। फिर इतना बताने के बाद ये हमने भाई उनकी प्रमेय को लिख दिया। फिर उपपत्ति में क्या किया? उपपत्ति में सबसे पहले हमें पता है कि हमें ये निकालना है, और इसका होता है कि ई ए और उसके बाद कॉस थीटा, ये आपको पता है यहाँ तक, इतना आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हमने एक लघु क्षेत्रफल मान लिया जिसका नाम दिया डी ए, और जिसमें ई की डायरेक्शन इस तरफ है और इसमें वेक्टर लगा लिया। ई और डी ए के बीच का कोण कितना है? थीटा है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लिखा कि फाई ई बराबर ई और ए कॉस थीटा, इतना लिख दिया मैंने। और इसके बाद जब इतना मेरा यहाँ से कंप्लीट हुआ, ई का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, समाकलन मत लगाओ, ठीक है। और एक बात और बता दूं, डी फाई ई ये जो होता है लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समाकलन लगा देंगे तो कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समाकलन लगाने की जरूरत नहीं है, डी आप लगा लो बस, ठीक। अब ई ए कॉस थीटा, अब हमने बताया कि भाई ए कॉस थीटा ये इधर रखा, इसका वैल्यू पुट किया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को मैंने डी ए कॉस थीटा के नीचे खिसका कर लिख दिया, आर स्क्वायर यहाँ से हटाया, यहाँ लेके चले गए, और इसको बताया कि बच्चों ये होता है आपका डी ओमेगा। और उसके बाद यहाँ से फिर उसको मैंने Q लिखा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना लिख दिया,
ठीक, और ये हो गया आपका d5। इतना लिखने के बाद ये लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था, मैंने इसका समाकलन कर दिया। ठीक, जहां से ओमेगा आ गया, ओमेगा को 4 पाई लिखा, जो इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया मेरा यही आंसर। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी है नहीं। अब इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसके कुछ अनुप्रयोग हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको अलग अलग वीडियो में अच्छी तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। काफी शांत तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को पढ़ाया है। जानता हूं कि मैं अपने नेचर के विपरीत रहा इस वीडियो में, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।